चलिए, गुड इवनिंग। हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। हमने बहुत सारे फीचर्स देखे और मेरी कोशिश ये है कि इस पूरे के फीचर्स में ना आपका एक पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडिया आपको लग जाए। मेरे को लगता है 4-5 दिन जो क्लासेस हमारी बची है, यदि इन केस में संडे को जाते जाते एक बार क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेता हूँ सुबह जल्दी, और फिर उसके बाद निकलता हूँ अपने घर, तब भी मतलब मेरे को लगता है फीचर्स ही कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि फीचर्स में हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 भी देख लिया है, तो हालांकि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ऐसे एक फीचर आएगा इसमें फंडामेंटल राइट, तो उसमें पार्ट 3 भी बेसिक हो जाएगा। तो एक अच्छा खासी नॉलेज आपको हो चुकी है, इसको बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो टोटल आर्टिकल रीडिंग होगी, या टोटल हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट फीचर से लेके उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको पढ़ाई दी जा चुकी है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर यही बचता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 जो भी है। हाँ, वो प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल में भी बहुत सी जो होती है, सॉवरेनिटी समझाना पड़ता है, सेक्युलरिज्म समझाना पड़ता है, तो फीचर्स में भी सॉवरेनिटी सेक्युलरिज्म है, तो प्रियम्बल ऑलमोस्ट हो जाता है। कोशिश यही रहेगी प्रियम्बल करवा दूं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, देखिए 4 दिन 5 दिन है जो भी, ठीक है। आप थोड़ी स्पीड रखिएगा तो ज्यादा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड और सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है और उस इंडिपेंडेंस का यूज करके वो किसी प्रकार के लॉ बना सकता है। हाँ, यूके ये कहता है कि यदि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, यदि फॉलो किया जाता है तो यू कैन मेक लॉ, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर आप ही को दी गई है। यदि ये पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई है तो वो एक सनसेट क्लॉज के साथ आती है। सनसेट क्लॉज मतलब सूर्य उगा है तो एक दिन जाके डूब जाएगा। ऑर्डिनेंस यदि आया है तो ऑर्डिनेंस डूब जाएगा 6 महीने बाद से, ठीक है, 6 वीक के बाद, ठीक है। लेकिन आपका कोई लॉ आया था आज से 40 साल पहले, वो लॉ आज भी जिंदा है। मतलब क्या है ना, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी के पास तो नहीं है पावर, वो गाइडलाइंस बना सकता है। लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट को दी गई है, जिसमें सनसेट क्लॉजेस नहीं होते। ऑर्डिनेंस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, सनसेट क्लॉज के साथ आता है। एक वर्ड सीखिएगा, सनसेट क्लॉज। तो पार्लियामेंट्री जब लॉ बनाता है तो वहां वो सॉवरेन है, एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। हालांकि इन्फ्लुएंस होते हैं आज की डेट में। आज की डेट में एक वर्ड आता है प्रेशर ग्रुप। यदि भाई क्लास में आप सब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो तो टीचर भी अपने रूल्स चेंज कर देता है, डायरेक्टर भी चेंज कर देते हैं। प्रेशर ग्रुप फर्क पड़ता है। प्रेशर ग्रुप के कारण आपने एक एग्रीकल्चर एक्ट वापस ले लिया, प्रेशर ग्रुप के कारण तो बहुत बार आप एक्ट लाते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन आगे बोले कि हम इंडिया छोड़ देंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे। फ्लिपकार्ट केस बाहर चला गया। बहुत से बिजनेसमैन बाहर की कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, क्यों? टैक्स बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा। जीएसटी क्यों आई? इसी के लिए आई, ठीक है। इतने सारे टैक्सेस हैं, अननेसेसरी बर्डन था, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस आए, तो प्रेशर ग्रुप रहता है। मैं ये नहीं कहता टोटल सॉवरेन है। कभी कभी अमेरिका हमको फोर्स करता है, या डिफरेंट कंपनीज या कंट्रीज या एसोसिएशन हमको फोर्स करती है, तो हम लॉ चेंज करते हैं। लेकिन हाँ, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। ड्यू प्रेशर हमेशा रहता है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है व्हाइल मेकिंग लॉज, ठीक है। एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ will be enacted in the India। इंडिया की जहां जहां टेरिटरी होगी वहां वहां इनेक्टमेंट होगा। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया की जहां टेरिटोरियल बाउंड्री खत्म होती है, इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री जहां खत्म होती है, मतलब आपका लैंड जहां खत्म होता है। आप एक चीज समझोगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, सुना है आपने कभी? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं ना, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहां से 12 या यहां से 24, यहां तक इकोनॉमिक लॉस चलते हैं कुछ, ठीक है। वो फिर होता है 200 नॉटिकल माइल तक ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यदि इस वाटर में हम चले जाएं, या इंडिया के लोग इस वाटर में चले जाएं, श्रीलंका का वाटर है, तो हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो द थिंग इज, हमारे साथ ऐसा है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ये बोलता है कि जहां तक हमारी टेरिटरी है, ठीक है, वहां तक हमारे लॉज आएंगे, एंड वी आर सॉवरेन इन इट। ये आया यूके से फंडा, इसी को कहते हैं आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन हमारे यहां यूएस से हमने जुडिशियरी को लिया है, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी को लिया है। वहां से हमने इंडिपेंडेंस जुडिशियरी से एक फंडा लिया है, जुडिशियल रिव्यू, जो चलता है इंटेंशंस पे, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, जहां पे इंटेंशन चेक किए जाते हैं, ठीक है। यदि इंटेंशंस गलत हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशंस हो तो उसको नल वॉइड किया जा सकता है। मान लो एक एक्ट लेके आए जिसमें 16 पॉइंट है, 4 पॉइंट ऐसे हुए जो
इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो 4 पॉइंट को स्ट्रक डाउन कर देंगे और बाकी 12 पॉइंट जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्ट हट जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखता है इंटेंशन ऑफ द पॉलिसी, और यहां देखी जाती है पॉलिसी बनने के लिए जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है क्या उसको फॉलो किया गया। स्पेशल मेजॉरिटी थी, नहीं किए, सिंपल मेजॉरिटी भी पास कर दिए, तो क्योंकि स्टैब्लिश पॉलिसी नहीं पार की गई तो जुडिशियल उसको हटा देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, या वो प्रेसिडेंट ही एसेंट ना देगा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा हमने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को भी अपना फीचर बनाया है और जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी बनाया है, और ये टसल आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा टसल है जो आपके सिलेबस में बहुत बार आएगा। मिनर्वा मिल्स, केशवानंदा भारती केस, बेरूबारी केस, ये सब हमेशा टसल्स नहीं है। पार्लियामेंट्री बोलता है कि मैं सॉवरेन हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, जुडिशियल सुप्रीमेसी बोलती है नहीं, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर जब नहीं भी था तो ये ऐसा माना जाता था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में आप इतना चेंज करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही ना रहे तो फिर वो पावर डेरिवेशन तो खत्म हो गई। ठीक है, मैं इस क्लास को इतना चेंज कर दूं कि क्लास लगे ही ना, तो पूरी डेरिवेशन ऑफ पावर तो खत्म हो गई। तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का रूल आया। तो याद रखिएगा टसल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज द ओनली रीजन कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट और जुडिशरी की टसल चलती रहती है। पढ़ लीजिएगा, अ फाइन बैलेंस हैज बीन स्ट्रक बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है मैं अभी आपको समझा चुका हूं, इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहां पे पार्लियामेंट सॉवरेन है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है while making laws. But the principle of judicial supremacy, the judiciary is actually can review all the parliament act and executive orders. ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है, वो लॉ नहीं बनाता, तो एक्ट नहीं देता तुम लोग। ठीक है, आप एक्ट फॉलो करते हो। इज कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी एक पावरफुल जुडिशरी है वर्ल्ड की। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, आपने पिछली बार देखा था। ठीक है, पिछले साइड में आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट रूल अलग होता है। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि पार्लियामेंट यूके और यूएसए कैसे अलग है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहां से आ सकते हैं, या शैडो कैबिनेट वाला रूल XYZ। द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ यूएस। मतलब मैं यूएस से कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत पावरफुल है, बहुत ब्रॉडर है, यहाँ पे नैरोअर है। इतना है नैरो है तो इतनी दिक्कत है, ब्रॉड होता तो फिर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहीं डिम हो जाती। तो एक फाइन बैलेंस क्रिएट किया गया कि कहीं ना कहीं जुडिशरी भी ज्यादा यदि करेगी तो जुडिशियल ओवररीच कहलाएगा। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस क्रिएट किए गए हैं। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या होता है हमने देख लिया था, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 में आप इसको देखेंगे। ठीक है, और प्लस आप एक और चीज भी देखेंगे कि जापान से ली गई है, यूके मत टिक कीजिएगा, जापान ही टिक कीजिएगा। इंटेंशन चेक कर सकते हैं मैडम। देखिए मान लीजिए एक लॉ आया जो नॉन सेक्युलर इन नेचर है, और सेक्युलर क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, आपका फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लस प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि ये जो भी टेक्स्ट है दैट विल बी वेरी सेक्युलर इन नेचर। हम किसी भी जैसे हमारे यहाँ दूसरा सेक्युलर रूल है, हम लोग दो कंसेप्ट होते हैं, हम लोग किसी भी हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को, मल्टी रिलीजियस पार्टी है हमारी, हम सबको करते हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री में ना रिलीजन और पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, अलग रखा जाता है, उनका कंसेप्ट अलग है। सेक्युलर का मतलब होता है अलग रखना, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। यदि हज के लिए टैक्स हो रहा है तो फिर मंदिर बनने के लिए भी गवर्नमेंट करते हैं, मतलब सबको इक्वल। आप कुछ भी प्रोफेशन, कुछ भी आपके रिलीजियस बिलीफ हो, आप यदि उसको पोर्ट्रे करना चाहते हो तो आप करते हो। बहुत से लोग हैं जो किसी बाबा को मानने लग जाते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज आप सेकुलर हो। ठीक है, अब एक लॉ आया जिसमें इंटेंशनली जो जो एक्ट बनाए गए हैं, जो जो टैक्सेस बनाए गए हैं, जो जो लॉज बनाए गए हैं, वो नॉन सेकुलर इन नेचर है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ सभी लोग ने वोट किया, उसको बहुमत से पास करा गया और एक्ट बन गया और यूज होने लग गया। अब यदि कोई बोलता है कि एज पर आर्टिकल 25 से 28 माई रिलीजन टू फ्रीडम इज एब्रिज्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसमें ऐसा लिखा है, तो इंटेंशन विल बी चेक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटेंशन ऑफ अ लॉ कैन बी ओनली बी चेक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दलीलें होंगी, साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, जो भी लगेंगे। यदि जुडिशियल बोलते हैं कि विद ऑल द जो भी डिस्कशन हुए कि दिस पर्टिकुलर इज एब्रिजिंग, या ऐसे रोक रहे हैं या
बीच में आ रहे हैं किसके, फंडामेंटल राइट के। एंड एज फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नेवर बी एवरेज्ड, इन एक्ट के 4 पॉइंट को हटाया जाता है। ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट सॉवरेन होने के बाद लाने की पूरा हक रखता है, लेकिन इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, उसको हटाने की पावर कौन रखता है, जुडिशरी। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट बनाए हुए लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंथेसिस के कारण आप बहुत सारे टसल्स देखोगे। अब समझ आया? ठीक है, जैसे कोई और एक्ट आया जो कहीं ना कहीं से राइट टू मैरिज, आपकी आर्टिकल 21 में राइट टू मैरिज अपने मनपसंद, उसको रोक रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मेरी फंडामेंटल राइट रुक रही है, ये लॉ गलत है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, therefore the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy। दोनों का एक सिंथेसिस क्रिएट किया गया है, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम। सुप्रीम कोर्ट on the other hand can declare the parliamentary law as unconstitutional through the power of judicial review। ये पावर उनको मिली है, ये हमने कहां से ली, अमेरिका से ले ली। The parliament on the other hand, being the representative of the people's popular element and the people's will, can amend the major portion of the constitution through its constituent power। ठीक है, लेकिन इसको रोकता कौन है, जुडिशियल रिव्यू। और अब तो एक स्टेटमेंट आ गया बाय द केशवानंद भारती, जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। क्योंकि लड़ाई यही थी, पार्लियामेंट कह रहा था, इंदिरा गांधी ने ये चेंज करवाया था कि पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जुडिशियल रिव्यू क्योंकि पहले से ही इनबिल्ट है हमारे यहाँ, इंटरप्रिटेशन में जुडिशरी ने फॉलो किया कि फंडामेंटल राइट्स में कहीं कहीं जुडिशियल रिव्यू के इंटेंशंस आ रहे हैं, तो उसके प्रकार से दिस एब्सोल्यूट पावर इज नॉट गिवन बाय द इंडियन फ्रेमर्स। और ये लड़ाई खत्म होते होते केशवानंदा बहुत बड़ा एक केस के, हाँ, और जुडिशियल रिव्यू सबसे बड़ी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट कुछ पूछ लो, हाँ कर दे भाई, 20 में 22 24 में 22 कर दे। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आप समझ चुके हो। जुडिशरी आप सभी को पता है इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरप्रेटर ऑफ लॉ है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है। ये आपने देखा है कि आपने यूएसए से देखा है कि यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी बायसनेस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का अनड्यू प्रेशर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का समझाया था ना, फ्री मतलब मुफ्त में नहीं, फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड अदर थिंग। सेम वे में जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है। यूएसए से हम जब जुडिशरी ले रहे थे तो वहां पे क्या था ना, फेडरल लॉ अलग है और फेडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सेंटर स्टेट की लड़ाई हो गई, स्टेट स्टेट की लड़ाई हो गई। हमारे यहाँ तो जब नदियों की लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट को तो अलाउड ही नहीं है, एक ट्रिब्यूनल बनता है। इंडस ट्रीटी सुनी है आपने, ठीक है। ये नर्मदा का तो आपने नहीं सुना होगा, नर्मदा तो हो गया, गुजरात और नर्मदा में लड़ाई हुई थी, एमपी में लड़ाई थी भाई, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अपर बेसिन में आते हैं। अपर बेसिन मतलब हम यदि 4 डैम बना दिए तो लोअर बेसिन में कम पानी हो जाएगा। अपर बेसिन लोअर बेसिन ये होता है कि नदी यदि यहाँ से निकल रही है तो इसे अपर बेसिन कहते हैं, इसको लोअर बेसिन कहते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में जो लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता, उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठाई गई है, कावेरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो कुल मिला के जब फेडरेशन होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, तो उनकी आर्बिट्रेशन के लिए, उनके इश्यूज सॉल्व करने के लिए एक फेडरल कोर्ट होता है और फेडरल लॉ भी होता है। अमेरिका जब फेडरेशन क्रिएट कर रहा था उसने फेडरल कोर्ट बनाया, जिसका काम बस है फेडरल लॉ में स्टेटमेंट्स देना, और उनके स्टेट लॉ अलग है। एज पर द लॉ ऑफ कैलिफोर्निया, आपको ये होता है, वहां सुनिएगा वो ऐसा बोलते हैं, एज पर द फेडरल लॉ, एज पर द फेडरल लॉ। कुछ कुछ जगह मैरिजुआना कर सकते हैं और कुछ जगह मैरिजुआना नहीं पीते, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लॉ, ठीक है। तो आप समझिएगा हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ली गई, लेकिन हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है। आप लोअर एरिया में देख लीजिए, सेशन जज और सिविल जज अलग होते हैं। मतलब सेशन जज के पास जाने वाला क्रिमिनल केस लेके जा रहा है, और सिविल जज लेने वाला क्या लेके जा रहा है, एक सिविल सूट लेके जा रहा है। नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं होता। चेक एंड बैलेंस ये होता है कि मैडम मैं गलत पढ़ा रहा हूं, आपने मेरे को टोक दिया कि सर आप गलत है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये है चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस होता है, जुडिशरी गलत कर रही है तो उसका एग्जीक्यूटिव संभाल ले, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट वहीं से आता है। लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। चेक एंड बैलेंस ये अलग फंडा है,
ठीक है, ये फंडा, ये डिवीजन ऑफ पावर। आप ऐसा कह सकते हो कि भाई को बस कॉर्पोरेट लॉ का आइडिया है तो ये कॉर्पोरेट जज बन जाए। कॉर्पोरेट जज मतलब कंपनी और मेरे बीच में लड़ाई हो गई, हमारी आर्बिट्रेशन है। एक आपकी बॉडी है, सुना होगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन नहीं देखता, आप लोग एग्जाम कॉम्पिटिशन नहीं कराता, वो फेयर प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसेस होते रहे देश में, इस कंपटीशन को फेयर रखा जाए, इसको देखता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके यहाँ पे सबसे बड़ी कोचिंग है जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर है, मान लीजिए आपके भोपाल, एक नई कोचिंग आती है बाहर से, ठीक है, तो वो पुरानी कोचिंग क्या करती है, कार्टेल बना लेती है। कार्टेल मतलब एक स्मॉल ग्रुप बना लेती है, इनफॉर्मल ग्रुप को कार्टेल्स कहते हैं। वो चारों डिसाइड करते हैं कि अगले 8 महीने के लिए हम अपनी फीस आधी कर देते हैं, तो बच्चा हमारे पास ही आएगा क्योंकि हम पुराने ब्रांड भी हैं और बच्चा हमको है। इससे जो नया आदमी आया मार्केट में, ठीक है, उसके साथ तो फिर मेल प्रैक्टिस हो गई, भाई उसकी दुकान में कोई नहीं जाएगा। देखो टेस्ट बड अलग चीज होती है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो ऐसे वो जो पैसे ही देखता है। मैगी यदि 3 रुपए बढ़ जाती है ना, लोग आराम से उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, वो खाने लग जाएंगे टॉप रेमन, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 रुपए मैटर करता है बहुत लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस वॉर हो गया, जियो आए, उन्होंने 0 पे नेट दे दिया, तो कहीं ना ये मेल प्रैक्टिसेस है। मेरे पास 50,000 करोड़ की फंडिंग है, ठीक है, मैं सब फ्री कर रहा हूँ, फ्री करते करते सब बच्चे ला रहा हूँ, दूसरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह की मेल प्रैक्टिस ना हो, ट्राई टेलीकॉम में इस तरह की गलतियां ना हो, तो ये सब कंपटीशन करने के लिए अच्छा किया जाता है। ये है चेक एंड बैलेंस कि भाई नए आप ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप फ्लोरिश नहीं करेगी। तो इस तरह की चीजें चेक एंड बैलेंस हमारे साथ बहुत सारी दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे कॉर्पोरेट वाले अलग हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन करते हैं, उनका कोई जुडिशरी नहीं होती, ठीक है। बड़े बड़े सीएस लोग को लिया जाता है कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट करके, ठीक है, एग्रीमेंट बनाने के लिए। अब आप देखो हमारे यहाँ लोअर में एक सेशन जज है जो क्या करता है, क्रिमिनल केस देखता है, सिविल देखता है, सिविल सूट देखता है। इसमें भी डिवीजन है, मजिस्ट्रेट क्लास 1, मजिस्ट्रेट क्लास 2, सिविल जज क्लास 1, क्लास 2। एक देखेगा इतने लाख तक का केस, इससे ज्यादा बड़ा हुआ तो दूसरा देखेगा। एक दे सकता है बस 8 साल तक की सजा, यदि आपकी सीआरपीसी में लिखा है कि ये सजा 15 साल की होती है, तो वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 15 साल देने की पावर नहीं है, तो ये क्लास 1 के पास चली जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लॉज यहां पे डिसइंटीग्रेशन देखा जाता है। फैमिली कोर्ट जहां पे बस मैरिज एक्ट देखे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, बहुत सारी चीजें, ठीक है, सब बांटा हुआ है। लेकिन ऊपर जाते जाते हाई कोर्ट में हर प्रकार की अपील हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हर प्रकार की अपील हो सकती है। तो हमारे यहाँ इंटीग्रेशन है, बाकी अमेरिका में भी नहीं है। यूके में भी जब आप ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, फौजदारी कोर्ट अलग चलती थी, ठीक है, दीवानी कोर्ट अलग चलती थी, और दोनों कहीं इंटीग्रेट नहीं होती थी। एक की पावर वाइसरॉय के साथ, एक की पावर सीधे महारानी के पास, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो फेडरल कोर्ट है, उसका ओरिजिनल काम क्या है, फेडरेशन को साथ रखना। तो आपने ओरिजिनल जुडिसडिक्शन क्या पढ़ा था, सेंटर स्टेट की लड़ाई, सेंटर स्टेट की लड़ाई, इन सबको देखना। लेकिन एपिलिएट में एवरी टाइप ऑफ अपील कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। यदि आपको लगता है एक छोटा सा केस है, ठीक है, 1 एकड़ का ही सही, बहुत बड़ा केस नहीं है, वो आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो, ले जाओ। यदि अपील सुन ली जाती है और उसमें बहुत बड़ा एक केस बनता है तो जज सुन लेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट, छोटा सा फंडामेंटल राइट, ऐसे छोटे नहीं होते फंडामेंटल राइट। आपका एक फंडामेंटल राइट है, मान लीजिए आपके भाई 4 दिन से गायब है, पुलिस उसको डिटेन करके रखी है, हैबियस कॉर्पस इसी को कहते हैं, मतलब आप किसी को लेके चले गए, 24 घंटे में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करना है। अब 4 दिन से तुम ढूंढ रहे हो, मेरा ब्रदर मिल ही नहीं रहा, पुलिस भी बोल रही है कि उठा के लेके गई थी रात को 11 बजे, विदाउट वारंट ले जाती है, कभी कभी डिटेन करके रखी है, ठीक है, या कभी कभी कुछ लोग को प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक एकदम मतलब शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, हम पढ़ाएंगे आगे जाके आपको फंडामेंटल राइट में। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तुमने चोरी की, मैं तुमको जेल ले जा रहा हूं, लेकिन मेरे को डर है कि तुम्हारे कारण कल इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसमें दंगा हो जाएगा, मैं 4 दिन पहले तुमको जेल ले जाऊंगा। और इस फंडामेंटल राइट में लिखा है कि गवर्नमेंट कैन मेक दिस टाडा एक्ट, बस शक की बुनियाद पे बहुत से मुस्लिम लोग को या बहुत से ऐसे लोगों को लेके जाते हैं। आपको पता होगा एमपीपीएससी वाले SC/ST एक्ट हुआ करता था आपका, जो पढ़ना पड़ता था एमपीपीएससी के लिए, अब हटा दिया है, मतलब अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। SC/ST एक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पास पूरी पावर है कि यदि उसको लगता है कि आगे आने वाले 2011 में ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के SC/ST और जनरल के बीच में झड़प हो जाएगी, तो उस जनरल आदमी को
डिस्ट्रिक्ट स्टडी करवा सकता है, डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का आदेश दे सकता है कि जब तक मैं ना बुलाऊं। टू प्रिवेंट द लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिवेंट द लॉ ऑर्डर ऑफ द कंट्री। गलत, सही नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फिर तुम बोलोगे इंटेंशन चेक करो। इंटेंशन में देखा गया कि पब्लिक मॉरलिटी और पीस एंड ऑर्डर, सब्जेक्टिव में फंडामेंटल राइट हर जगह एब्सोल्यूट नहीं रहते। हाँ, अभी जैसे भोपाल में एक बंदे के ऊपर था, मैंने पढ़ा था, उसको भोपाल और उसके अटैच 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अलाउड नहीं है। उसके मम्मी पापा को भी उससे मिलना है तो क्या बोलते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके उसके माँ बाप को जाना पड़ेगा, वो नहीं आ सकता। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में यदि हुआ है तो अरेस्ट हो जाएगा। ऐसे करके होता है प्रिवेंटिव। ऐसा डर है कि वो यहाँ भोपाल में आएगा तो किसी प्रकार का कांड होगा। हाँ हाँ, इंक्वायरी में भी करते हैं वो तो, क्या है ना, फिर आप भाग ना जाओ, फिर क्या है, जैसे नीरव मोदी वाला केस हो जाए, वो अलग चीज है। तो बात ये, मैं तुम्हारे भाई को 4 दिन से गायब है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लाया नहीं, तो मैं जाऊंगा सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास। आई हैव बीन अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट। छोटे छोटे कोर्ट जाना ही नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो मेरे को रिट फाइल करनी है हेबियस कॉर्पस टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो सीधी बात है, हेबियस कॉर्पस यदि पास हो गया तो पुलिस को पेश करना पड़ेगा, और ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी ऊपर कर सकते हैं, तो रेट हम पढ़ेंगे। तो द थिंग इज कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास पावर्स हैं और इंटीग्रेशंस देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में हर प्रकार के केस जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा जो एक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हर प्रकार की अपील है, लेकिन हाँ, लोअर लेवल पे आपको ये देखने को नहीं मिलती। ये पूरे टॉपिक में आप यही समझेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उल्टा नहीं आता मैडम। सुप्रीम कोर्ट में यदि कुछ किसी ने कुछ कह दिया ना कि आप बेगुनाह नहीं हो, तो फिर आप छोटे कोर्ट नहीं जा सकते, आप ऊपर ही कर सकते। फिर उसके लिए दूसरा है मैम, क्यूरेटिव, क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्यूरेटिव के बाद रिक्यूरेटिव भी होता है, 2 बार अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते। और डिपेंडिंग ऑन द जज, यदि जज बोलता है कि पिछले बार के जो एविडेंसेस है उसके 4 एविडेंस नए तुम ले आए, जो बहुत वो है, मतलब प्रोमिनेंट है, तो आपका केस रीओपन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तलवार केस जो हुआ था, आपने पिक्चर देखी है तलवार, है ना, वो तलवार केस नहीं पता आपको? आरुषि तलवार का बहुत इंडिया लेवल का केस है भाई, पिक्चर बन गई उसके। उसके माँ बाप पे शक था कि उसने अपनी बेटी को मारा, लेकिन उसमें ये भी एंगल था कि उसके नौकर ने मारा। बहुत बड़ा केस चला था, नहीं सुना भी नहीं तुमने? सर उसमें दो मूवी बनी है, एक तो इरफान खान वाली, हाँ हाँ हाँ, के मेनन, दोनों अच्छे। हाँ वो ऐसा था। फिर बहुत सारे कांड है, वो एक्चुअली सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो हो गया, ठीक है। उसमें एविडेंस मिटा दिए गए थे, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वो बहुत बड़ा केस था, मतलब एक प्राइम टाइम था, रात को 8 बजे मम्मी पापा छोटे बच्चे सब बैठ के देखते थे कि अपने एक माँ बाप अपने बच्चों को कैसे मार सकते। हाँ वो केस तो मेरे को भी याद है, बहुत बड़ा केस था। ऐसे बहुत सारे केस है, वो तंदूरी वाला केस, ठीक है, तंदूर में कुछ लोग को जला दिया गया था, हाँ दृश्यम में भी था। तो ये है सब चीजें। कभी आपको मन करे दिल्ली क्राइम्स देखिएगा, उसमें ये सब है, डॉक्यूमेंट्रीज है सब। जाएंगे, चलिए। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ना कि डिसइंटीग्रेटेड वन, जो बाहर भी देखा जाता है। बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। जहां जहां यूटीज में हाई कोर्ट नहीं है तो शेयर करते हैं, ठीक है। अंडर हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो लोअर कोर्ट हो। जब आपने इंडेक्स देखा था मेरे साथ, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट लिखा था, पार्ट 6 में हाई कोर्ट प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखा था, अलग से पार्ट था। यदि वो पूरा नीला वाला आपको याद होगा तो वहां पे आप देख सकते हो। तो पार्ट 5 पार्ट 6 में आप डिफरेंस देख सकते हो। सेकंड या थर्ड वाले में देखिएगा यदि आपको याद आ रहा है। आगे कीजिए। और ये ठीक है, ये देखिए जुडिशरी कहाँ है आपकी, इसी में होगी। हाई कोर्ट, यूनियन जुडिशरी, फिर इसके बाद ये सीएजी है, यहाँ पे लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इसमें कितने चैप्टर हैं स्टेट में? 6 चैप्टर, इसमें 5 चैप्टर, एक चैप्टर ज्यादा। तो स्टेट के पास एक डिसइंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स भी हैं, प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसको कहते हैं आप। और यूनियन के पास बस सुप्रीम कोर्ट है, फेडरेशन के पास बस सुप्रीम कोर्ट है, और हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट है, ठीक है।
सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल स्टेट लॉ, स्टेट हो कि सेंटर हो, ठीक है, दोनों ही सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में आते हैं। अनलाइक इन यूएसए जहां फेडरल लॉ फेडरल जुडिशरी देखता है, स्टेट लॉ स्टेट जुडिशरी देखता है। मान लीजिए आपके पास दो केसेस हैं, आप दो में चार्ज हो, एक फेडरल एक स्टेट है, तो आपको दो जगह केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्ट पूरा कोर्ट सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्टर है और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन आए फंडामेंटल राइट को गारंटी और प्रोटेक्ट करने वाला कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद कस्टोडियन एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैम? ये भी सुप्रीम कोर्ट। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे यहां पे इंक्लूड हो गया। एनीथिंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स यूपीएससी एमपीपीएससी मेजरली हैज बीन इंक्लूडेड इन योर नोट्स, ठीक है। बस क्या है, बिखरा हुआ नहीं है, एक ही जगह। जब जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट सब पढ़ लेंगे, आगे आके आर्टिकल्स पढ़ना होगा जो हम अगले क्लासेस में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट, अपील का हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड कोर्ट आपको पता है, कस्टोडियन और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो तीनों का आंसर आपके यूपीएससी के क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे थे वो आपको मिल गया, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे रिवीजन में इतना ना पढ़ना पड़े फालतू, मेन आप अंडरलाइन करके रिवाइज करते रहो। जितना बार पढ़ लोगे उतना ये किताब आपके लिए खराब हो जाएगी। This is why the Constitution has made an elaborate arrangement to ensure independence of the judiciary, so that it will solve legal and constitutional conflict. कुछ legal conflict होते हैं, कुछ constitutional conflicts होते हैं between the union and unit. Unit क्या हुए? UTs and state हुए. Among the unit without favor or prejudice to any institution. Favor मतलब favorism, prejudice मतलब पहले एक आदमी के बारे में आप सोच चुके हो, you are prejudiced कि यदि कोई बॉम्बे से आया होगा तो बहुत अमीर ही होगा, यदि वो बिहार का है तो नोटोरियस ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे ना, यदि आप हिंदी स्पीकर हो तो आप सबको बिहारी बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेशी को भी बिहारी बोलेंगे, क्यों? उनके लिए हिंदी स्पीकर इज बिहारी, ठीक है। तो ऐसा ये प्रेजुडिस है, ठीक है। यदि कोई एक आपका पहले से आप आज तक किसी से बात नहीं की, चार लोग से सुने हो क्या वो लड़की ऐसी है, आप भी वही सोच रहे हो, तो इसे प्रेजुडिस कहते हैं। इसी को मिटाना है देश में, ठीक है। अच्छा, तो किसी प्रकार का प्रेजुडिस ना हो, ना फेवरिज्म किया जाए, ना कोई अनड्यू प्रेशर हो, और कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जाए। ऐसे करके बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कभी क्वेश्चन आया कि बाय व्हाट वेज या इलेबोरेट इन सम वेज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये आपके एथिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा और आगे जाके गवर्नेंस में भी बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। मान लीजिए करप्शन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं करप्शन क्या होता है। करप्शन कुछ भी नहीं होता है, यदि मेरे को जो काम दिया गए वो मैं ना करूं तो वो भी तो करप्शन है। करप्शन हमेशा मॉनिटरी नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा पैसा नहीं सोच सकते, देखिए 2 लाख रुपए की घूस ली है तो यार वो करप्शन है। भाई इफ आई हैव गिवन द सीट टू टीच और मैं हर 1 घंटे में रोज आपको 20 मिनट्स टाइम पास कर रहा हूं, तो कहीं ना आई एम ऑल्सो करप्ट। मेरे को जो काम दिया गया मैं नहीं कर रहा हूं, आपका डीएम काम है, आप नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं ले रहे, नहीं आप कर भी नहीं रहे, तो वो भी करप्शन है, ठीक है। तो द थिंग इज, कहीं ना कहीं करप्शन में बहुत बड़ा कॉज ये होता है, या तो आप किसी का फेवर करते हो या तो आप किसी से डरते हो। मैं तुमसे अपना काम करवाना चाहता हूं, या तो मैं तुमको लालच दे दूं पैसे का, ठीक है, या तो मैं तुमको डरा दूं कि वो तुम्हारी छोटी वाली बहन नूतन कॉलेज जाती है यार, 3 बजे निकलती है वहां से, तो ठीक है मत करो, कोई बात नहीं, साइन कोई बात। तो इससे भी तो आप करप्ट हो गए ना, किसी को पैसे से खरीद लिया, किसी को डरा के खरीद लिया, अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब यदि आपके पास इस तरह की सिक्योरिटीज ना हो गवर्नेंसेस में, पॉलिटी में, या से एथिक्स में भी आप आएगा, तो आप कभी ऑब्जेक्टिव काम नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या काम करने जाओगे? सब्जेक्टिव टू डर कि मेरी छोटी बहन को कुछ ना हो जाए, तो आप अब बो डाउन हो गए। और एक बार आप बो डाउन हो गए ना, 3 से 4 बार होती है, फिर आदत बन जाती है। जो आदमी छोटी सी चोरी कर सकता है, उसके माँ बाप ने पर्दा डाल दिया कि आज चौक चोरी करके आया स्कूल से, वो किसी दिन किसी कॉपी चोरी कर लेगा, वो फिर कब आदत चेंज हो जाएगी किसी को पता नहीं, ठीक है। तो कहीं ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मेरे को डर ना हो कि मेरी सीट मेरे से छीनी जा सकती है, तो मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली काम करूंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
यदि ऑब्जेक्टिव होना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको सिक्योर करना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले एक जगह साइन किए थे तुम और एक ब्रिज टूट गया, अब उसके बाद पुलिस तुम्हारे घर खड़ी है कि तुमने चोरी की या तुमने साइन किया था। इस तरह की यदि अथॉरिटी आपको परेशान लग जाए, लिख के ले लो, आधे कलेक्टर साइन करना बंद कर दे, क्योंकि आप नहीं जानते ना, आप अपने रूम पे बैठे हो और आप एक साइन कर रहे हो, वहां का ठेकेदार गलती करे, वहां का वो गलत हो, या क्या पता स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चेक नहीं किया गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है और जो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारियों के कारण आप जो साइन करते हो, वो दोनों को सिक्योर तो करना पड़ेगा, वरना आप सिक्योर आप कभी इस तरह साइन करना बंद कर दोगे। ठीक है, तो बात यह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सीएजी अपना काम कर रहा है और उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो नहीं करेगा, कोई अपनी नौकरी नहीं खोता यार। तुम कलेक्टर बनने के बाद तुमको ऐसा कभी डर लग जाए कि ये काम करने से या इस एमएलए के एमपी के ये ठेके रुकवाने से मेरी नौकरी पे आ सकती है, तो आप नहीं करोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर जो 3-4 बार पनिशमेंट खा जाओगे, धमकियां मिल जाएंगी या अलीराजपुर में जाके बैठ जाओगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं डिपेंड करता है तुम्हारा एथिकल मॉरलिटी क्या है। ठीक है, द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आप लोग को दी गई है। आपको जो निकालेगा, जिसने आपको रखा है वही निकालेगा, गवर्नर। और गवर्नर किस बेस पे निकालेगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि जजेस को उनकी टेन्योर की सिक्योरिटी है कि 5 साल का टेन्योर है, 5 साल में उनको निकाला नहीं जाएगा, और निकाला जाएगा तो सेम इम्पीचमेंट जैसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लोकसभा में इनिशिएट हो तो राज्यसभा में, राज्यसभा में तो लोकसभा में, आप क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो, इस बीच में 2/3 मेजोरिटी भी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी है। यदि सिंपल मेजोरिटी होती तो हर तीसरे दिन कोई जज निकलता। चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो द थिंग इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, आगे जाके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होंगी सब में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिखेगा। आप इन लोग की सैलरी नहीं घटा सकते। मान लो तुम मेरे काम नहीं कर रहे, कल मैंने एक लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी 50 लाख कर दी, 50 लाख से 10 लाख कर दी, कहीं ना कहीं आप भी काम नहीं करोगे डर के मारे। ठीक है, आपने एक सीनियरिटी अचीव की है, आपने एक मतलब आपकी सैलरी जो आज 2500 रुपए थी, धीरे धीरे बढ़ बढ़ के DATA मतलब जो कि हुई है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने आपको एक बार बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वोटेबल होता है, कुछ नॉन वोटेबल होता है। यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वोट करके पैसे निकाल के सैलरी देनी हो तो मैं वोट ही नहीं कर रहा, तुम्हारी सैलरी रुक गई और मैं तुमको क्या कर दिया, सब्जेक्टिव कर दिया, ड्यू प्रेशर, अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली चार्ज हो जाए, सीधे पहुंच जाए डिपार्टमेंट के पास और कोई लेजिस्लेचर का उसमें रोल ना हो पास करने का, ऐसे को कहते हैं चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग की जज की सीएजी की जो सैलरी होती है ना, वो डायरेक्ट CFI मतलब जो मेन अकाउंट है इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट चार्ज कर दी जाती है। मतलब उसमें कोई भी वोट नहीं होगा बजट में, बाकी सबके लिए बजट निकाला जाता है। ठीक है, उसमें कट मोशंस भी लग सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार की इंडिपेंडेंस है। तीसरी, फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस। ये आप लोग के लिए भी, भाई 5 साल के लिए सीएजी बना है, 5 साल की रहेगा, इसकी फिक्स सर्विसेज रहेगी, इसकी कंडीशन चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, जो सर्विस कंडीशन है वही है। आज आपकी सर्विस रूल है कि आप बस MP में रहोगे, आपने ज्वाइन कर लिया, और कल रूल आ गया कि नहीं आप एक बार आपको यूपी बार झारखंड भी जाना पड़ सकता है। तो देयर इज समथिंग जो सर्विस कंडीशंस फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपका से जुडिशरी में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जजेस का इंश्योर किया गया। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर में सब चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिक्स सर्विस कंडीशन होगी, कोई भी एक्सपेंस, सैलरी, पेंशन, अलाउंस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी। मतलब आपकी पेंशन तक नहीं रोकी जा सकती कोई भी लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ जज इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कोई भी कंडक्ट ऑफ जजेस पे बात नहीं करेगा, अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा कि आज बहस हुई कि ये जज इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर रिमूवल के चार्जेस ना लगे। और रिमूवल चार्जेस भी ऐसे नहीं लग सकते, भाई कुछ ना कुछ होगा, ये अनसाउंड माइंड हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, मगर भूलने की बीमारी हो जाए, अल्जाइमर हो जाए, बहुत सारे केसेस होते हैं, या वो देश विद्रोही या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके बिना आप कंडक्ट ऑफ जज डिस्कस नहीं कर सकते। यदि आपके डिस्कशन लेजिस्लेचर में हो रहे हैं और न्यूज में आ रहे हैं कि दिस जज यूज्ड हिज पावर टू मेक सम लॉ फॉर द से हॉस्पिटल्स एंड XYZ,
तो अनड्यू प्रेशर पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें से भी प्रोहिबिट किया गया है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत शानदार चीज है। कल एक जज ने 3 करोड़ रुपए लेके एक रेपिस्ट को छुड़वा दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बोला कि इस बात का तुमको जरूर मिलेगा, तुमको आगे जाकर गवर्नर बना देंगे। बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ रिटायरमेंट की एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है कि मैं किसी प्रकार के बाद ना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ना ले पाऊं। आज मैं एक पोजीशन पे हूं जहां पे मैं चीजें कर सकता हूं, ठीक है। देख कैमरा नहीं चल रहा था ऐसा, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें कर सकता हूं, तो तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हो कि तुम मेरे ये सब केसेस निपटवा दो और मैं तुमको एक काम करता हूं, तुमको मैं रीसेटल कर दूंगा। नहीं चल रहा, देख ले एक बार, ठीक है। अगला, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज समझ लीजिएगा, ठीक है, आगे जाके बहुत अच्छी तरह समझेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट की बात ना सुनना। यदि मैं टीचर हूं और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुमको 2 प्रकार का कर सकता हूं, या तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूं या तो मैं तुमको मारूं, है ना। ऐसे ही एक चीज होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि कोर्ट ने बोला कि कल आपको पेश होना है, आप नहीं आए, 3 दिन बाद बोला पेश होना है, नहीं आए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोर्ट की बेइज्जती हुई। यदि कोर्ट बस बार्क करे, काट ना पाए, कुत्ता बस भौंके और काट ना पाए, तब डरोगे क्या। थाईलैंड में जाते हो, शेर को ड्रग दिया जाता है, वो इतना ड्रग्ड होता है, हाँ शेर को, टाइगर को इतना ड्रग्ड होता है वो, तो आप उसको गले लगा के फोटो खिंचवा सकते हो। कभी भी जाके देखना, थाईलैंड ऐसे लिख के देना, थाईलैंड और इंडोनेशिया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फॉर द टूरिस्ट, ऐसे करके गूगल में सर्च कर लो तो होता है। मेरे फ्रेंड्स लोग गए हैं या मेरे एक मामा गए हुए थे, शेर यहाँ बैठा है, उस पर ऐसे सर ऐसे पैर रख के फोटो खिंचवा लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो शेर नहीं काटेगा, वो हाईली ड्रग्ड होता है, वो फोटो के लिए करवाया जाता है, ठीक है, कोई सर पे बैठ जाता है। दूसरा, आप यदि कभी जू गए होगे घूमने, ठीक है, जू में छोटू ऐसे ऐसे करते हो ना, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है वो काटेगा नहीं, एक बार खुल जाए, है ना, उसके बाद तुम्हारी सभी निकल जाएगी उस यारी। तो इट्स ऑल अबाउट, हाँ, वन विहार में तो खुले बंद है ना, जाली टाइप की लगी है। अब ये बताओ, यदि मैं तुम लोग पे कंटेम्प्ट के ऊपर कुछ बोल ही ना पाऊं, बस बार्क कर पाऊं, तो मेरे से नहीं डरोगे। और कोर्ट की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए, कोर्ट का डर बनाने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ पावर ऑफ एवरी जुडिशरी। यदि आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं, नहीं चल रहा, कोर्ट की अवहेलना करते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, कोर्ट आप पे किसी प्रकार का क्रिमिनल कंटेम्प्ट या सिविल कंटेम्प्ट कर सकता है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, आप पे 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, 10,000 का जुर्माना लगा दिया, तब भी नहीं सुन रहे हो, तो फिर आपको 2 साल की जेल हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, 1 साल की 6 महीने की जेल हो गई। इससे क्या है, आप फिर लॉ को अवॉइड करना शुरू कर दोगे। तो कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी पावर दिया गया। तो याद रखिएगा, एनी कोर्ट जिसकी आप बात नहीं सुनते, जैसे आपकी एक केस हुआ और बोला गया कि पति हर महीने 18,000 20,000 रुपए अपनी पत्नी को देगा डाइवोर्स के बाद, 4 महीने बाद देना मन कर दिया, भाड़ में जाओ देख लेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना है। एक बार कंप्लेन हुई तो फिर 20 तो अलग से दोगे, और सिविल चार्ज, क्रिमिनल चार्ज लग गया तो जेल लग जाओगे फ्री फंड। तो बहुत सारे केस होते हैं। साहबानो अलग केस है, हाँ, उसमें जो राजीव गांधी इन्वॉल्व हो गए थे ना, हाँ, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मैं आपको याद दिलाऊं, केजरीवाल पे लगा था बीच में कोर्ट, उन्होंने वो क्या है ना, बहुत सारे डिफेमेशन केस में फंसे थे, जेटली को कुछ कह दिए, किसी को चोर बोल दिए, किसी को डिफेमेशन होता आपके फेम को कम करना। जैसे मैंने किसी को बोल दिया तो चोर है और चोर नहीं है, तो मैं पे केस कर देगा कि एज पर राइट टू लाइफ एंड राइट टू हैव अ पर्सनल लिबर्टी, और एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जीने का मेरा हक है। मैं चोर नहीं हूं, तुझे मेरे को चोर बोला समाज के सामने, मेरा मान घटाया तूने, तो मैं तेरे पे 10 लाख रुपए का डिफेमेशन चार्ज कर रहा हूँ, प्रूव कर दे, नहीं प्रूव कर तो 10 लाख रुपए देगा, मेरी जो आपने की। तो जेटली वेटली और बहुत लोग पे मतलब लगाए थे केजरीवाल पे केजरीवाल को दिया गया था 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट लगाया हुआ था, इतने का आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो शायद उन्होंने दिया नहीं था, तो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था। हाँ, मतलब ऑर्डर आए थे लेकिन फिर बेल हो गई थी। तो ये सब होता है। तो ये क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को रखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए बीच में एग्जीक्यूटिव एंटर करने की कोशिश की थी एनजेसी बिल में, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसका नल एंड वॉइड कर दिया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और उसके कारण आप देख सकते हैं वो। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में आज एक चैप्टर जाइएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसका टेक्स्ट मत पढ़िएगा, केशवानंद भारती पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, ऐसे बहुत बड़ा कोई अल्फा साइंस नहीं है। लेकिन उसमें लास्ट में एक लिस्ट दी है, वो लिस्ट अराउंड 40-50 चीजों की है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चैप्टर, हाँ मतलब पार्लियामेंट के बाद है, देखो जरा, जो उसका 2 से 3 पेज का चैप्टर है, पढ़ाने के लिए कभी आधे घंटे में पढ़ा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अभी पढ़ लेना घर में जाके, लेकिन उसकी लिस्ट चेक कर लो, मिला बेसिक स्ट्रक्चर, इंडेक्स में देख लो। हाँ, अब उसके लास्ट में ना एक लिस्ट बनी हुई है, आज तक जुडिशरी ने फलान फलान को हाँ ये सब दिए है। कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब है। तो अभी कभी कुछ पूछे ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब लिस्टिंग याद रख लेना, 4-5 याद रख लेना। ये जैसे इंडिपेंडेंस जुडिशरी देखो है कि नहीं लिस्ट में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ले आया करो लक्ष्मीकांत, 2-3 दिन की बात है ना। कोई कोर्ट का स्टेटमेंट भी है क्या साथ में? हाँ, तो आप जब कभी कभी जैसे कोर्ट वालों को पढ़ना पड़ता है कि एज पर द केस ऑफ ये बोला, जैसे इंदिरा साहनी केस ने क्या बोला, 50% रिजर्वेशन नहीं हो सकती। हाँ हाँ, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो अच्छा, इससे पहले इंदिरा साहनी लिखा हुआ है ना, तो बात क्या ना, इनमें से जो 10-5 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होंगे ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जब आप मेंस लिखोगे ना तो आपको कोट करना पड़ेगा, सब नहीं। जैसे एज पर केशवानंदा भारती केस 90, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस 1973, ऐसे करके। तो आप ये सब चीज देखिएगा, कुछ कुछ धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ लिखना पड़ता है, हमारे यहाँ पीएससी में बस केस लिखना पड़ता है, और वो भी सब केस नहीं, 2-4-10 केसेस हैं जिसको याद करना पड़ेगा, वर्डिक्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ठीक है, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जो बार बार सुन रहे हो ना, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा पावर जुडिशियरी ने ग्रैब कर लिया, और पार्लियामेंट सुप्रीमेसी थोड़ी कम हो गई है। एनीथिंग कैन नॉट बी चेंज। आप देखिए हर छोटी छोटी चीज बेसिक स्ट्रक्चर कर दी है उन्होंने। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी दूर है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रिमूवल ऑफ कंबरसम रिमूवल प्रोसीजर लाइक इंपीचमेंट ऑफ जज। इंपीचमेंट ऑफ जज एक कंबरसम और बड़ा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है। 2/3 मेजोरिटी, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, उससे पहले ये सब कंप्लीट करना, ये कंबरसम और बड़ा प्रोसीजर है। इसका मतलब एक रिजिड प्रोसेस है। इसका मतलब बार बार लेजिस्लेचर मिसयूज नहीं कर सकती ये पावर किसी को अनड्यू प्रेशर से किसी जज को हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो है। लेकिन हाँ, जुडिशरी मॉन्स्टर ना क्रिएट कर दे, इसलिए इंपीचमेंट के वो अभी भी चेक एंड बैलेंस आप हमेशा नहीं कर सकते, इसलिए कंबरसम प्रोसीजर है। लेकिन आप मॉन्स्टर ना बन जाओ, इसलिए आपको लेजिस्लेचर हटा सकता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया गया है। इंडियन जजेस इन इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड थ्रू कोलेजियम मेथड। ठीक है, एक कोलेजियम बनाया जाता है, से आप मान लीजिए 3 सीनियर मोस्ट जज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिन लोग चूज करते हैं कि इनमें से किसको बनना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ये 4 जजेस केस हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे, अभी ज्यादा पूरा जुडिशरी हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक आइडिया जुडिशरी की मैंने बता दी, इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये कोलेजियम सिस्टम और 4 जजेस केस। एनजेसी बिल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये आपका एक अगला फीचर कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए। नहीं समझ आया तो बताइएगा। हम अगला पढ़ते हैं। अगला फीचर है फंडामेंटल राइट। ये अपने में पूरा पार्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल राइट का बहुत अच्छी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए, और फिर जब आर्टिकल रीडिंग है अगली बार ही हो पाएगा। तो अजीब सा है, एक फंडामेंटल राइट हैम्पर करे, मतलब एक फंडामेंटल राइट को ओवर एवरेज कर दे। दोनों ही फंडामेंटल राइट है। फिर तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे है। लेकिन वही है, केस बाय केस बेसिस पे होगा, सही बोल रहा है ये, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है क्या? राइट टू स्वीट, जो केस टू केस बेसिस पे होगा, नो डाउट। सुनिएगा अच्छी तरह। अगला चीज जो फीचर हम जानना चाहते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज ऐसा माना जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर
कि दीज आर द फंडामेंटल नेचुरल ह्यूमन राइट्स, यदि ये ना दिया जाए तो ये जो पूरी जस्टिस की बात है, ठीक है, इक्वालिटी इक्विटी की बात है, लॉ के रूल की बात है, ये फंडामेंटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। यदि मैं आपको सब पावर दे दूं, ठीक है, और उसके बाद कुछ फंडामेंटल डिसीजन पावर ना दूं, स्पीच ना दूं, राइट टू स्पीच ना दूं, राइट टू एक्सप्रेस ना दूं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी पॉलिटी सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स आर द लिस्ट ऑफ सम नेचुरल और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो ऐसा माना जाता है कि दे आर फंडामेंटल इन नेचर फॉर द एम्स एंड एस्पिरेशन, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। एक होते हैं दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है फंडामेंटल राइट। आज ही सीख लेना, फ्यूचर में आगे काम आ जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ऑल फंडामेंटल राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑल फंडामेंटल राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर नॉट फंडामेंटल राइट। ऑल लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। ऑल फंडामेंटल राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, all fundamental right are constitutional right, but all constitutional right are not fundamental right, but all constitutional right are not fundamental right। यहां तक लिख लिए। अब समझ नहीं आया होगा तो तीसरा लाइन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। only those constitutional right are called fundamental right या are fundamental right, only those constitutional right are called fundamental right या are fundamental right which are present in which part of Indian Constitution? Part 3. Very good. Which is found in Part 3 of the Indian Constitution. Part 3 of the Indian Constitution. अगला पॉइंट आप एक और चीज लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। If the constitutional right are abridged, छीन ली जाएं, if the constitutional rights are abridged, you can go to High Court or Supreme Court. ABRIDGED, abridged, you can go to Supreme Court or High Court. And if the fundamental right are abridged, you can directly go to the supreme authority, that is Supreme Court. If the fundamental right are abridged, the citizen can directly go to supreme authority, that is Supreme Court. कहीं कहीं बात नहीं करनी, सीधे सुप्रीम कोर्ट चलना है। And Supreme Court is the protector of Indian Constitution. Sorry, Supreme Court is the protector or guardian of the fundamental right. पढ़ा था अभी, तो जो मैंने आपको लिखवाया क्या उसको ब्रैकेट में ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ FR, नॉट CR, देखा जाए। ठीक है, अब मैं अंतर आपको क्रिएट करता हूं, सुनिएगा मेरी बात। देखिए भैया, पहली क्लास में एक चीज बताई थी जब मैंने आपको डेमो दिया था कि एक होता है दोस्त ओर, एक होता है मिनरल, एक होता है मेटल। ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। रटा हुआ है, अब मेरे को एक्सप्लेन करो। वेरी गुड। एनी मिनरल फ्रॉम विच यू कैन गेट मेटल सस्टेनेबली एंड इकोनॉमिकली आर कंसिडर्ड एज ओर। गोल्ड हर जगह मिल सकता है शायद से, या आपका आयरन कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन हेमेटाइट मैग्नेटाइट वो ऐसे दो ओर है या मिनरल्स हैं जिससे आप इकोनॉमिकली आयरन निकाल सकते हो। तो हर ओर एक मिनरल होगा, लेकिन हर मिनरल से आप इकोनॉमिकली ओर नहीं जैसे कर सकते। समझ आया? आज तक रटे हुए थे, आज ही समझ आ गया। संविधान में दिए हुए हर राइट इज द पार्ट ऑफ संविधान, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड टू प्रोटेक्ट देम यू कैन ऑलवेज गो टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां मानो। आर्टिकल 226। पूरे कहां से आ गए? तो पार्ट 3 है, नहीं नॉन जस्टिसेबल।
नहीं, गलत होगा। उसका ये रीजन हो सकता है आपसे कोई पर्टिकुलर लॉ पूछा हो। यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटी पे लॉ बन गया, जैसे मान लीजिए ताजमहल और आपका क्या बोलते हैं फ्लैग पे एक लॉ बनाया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब फ्लैग कोड इंडिया के हिसाब से आप भारत की चड्डी पहने नहीं घूम सकते जैसे अमेरिकन वाले पहनते हैं, तो ये उसका क्या होगा, एब्रिजमेंट होगा। तो मेरे को लॉ के हिसाब से मेरे को केस हो जाएगा कि आपने बेइज्जती की है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आपको कभी जस्टिस के पास नहीं खींचा जा सकता कि तूने ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी, चलते वो खींचे। लेकिन इफ द लॉ हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एवरी लॉ इज जस्टिसेबल अंडर द कोर्ट, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो वहां पे ना एग्जैक्टली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसने मोल्ड क्या किया है। यदि क्वेश्चन है आर फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल नेचर, तो नो, नॉन जस्टिसेबल। विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटी, इसको पढ़ लेता हूं। With the reference to the fundamental duties, consider the following. The idea of fundamental duties are inspired by the Constitution of USSR. ठीक है, वन सही है। The fundamental duties are justiciable in nature. नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता कि सभी आंसर। बताइए एम के सर आ रहे हैं क्या? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ, एक दो तो छुट्टी पे रहते ही सर, टोटल स्ट्रेंथ बहुत कम बार देखी। मैडम गलत है, हमेशा क्या है ना, हर नोट्स सही नहीं होते, आप गूगल में सर्च कर लो। नहीं नहीं नहीं, जस्टिसेबल नहीं, 100% वन आंसर है इसका। हाँ नहीं 100%, वो क्या है ना, दो चीज नॉन जस्टिसेबल है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हाँ वो डीपीएसपी है, हाँ वो डीपीएसपी है। ठीक है, जैसे आपने वो वाला मैंने आपको समझाया था कि भाई एनवायरनमेंट में शुरू में कि क्या बोलते हैं, एक होता है इन सीटू और एक्स सीटू हैबिटेशंस होते हैं, उसके लिए लॉ आए हैं। अब लॉ में यदि पोचिंग अलाउड नहीं है तो नहीं है, सीधी बात है। लेकिन कहीं कहीं एग्रीकल्चर रियरिंग की अलाउड है, तो लॉ यदि अलाउ करता है, लॉ जस्टिसेबल होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट जस्टिसेबल नहीं है। इफ द पार्लियामेंट मे बाय लॉ कम विथ एन एक्ट, दैट इज ऑलवेज जस्टिसेबल। हाँ 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 हाँ, बैन है। ठीक है, वो डीपीएसपी है। और डीपीएसपी क्या है, दिस आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसपे लॉज बनेंगे आगे जाके, उस पे लॉ बन गए। ठीक है, आज के डेट में आपके आगर मालवा में क्या बना है, पहला काउ सेंचुरी, कामधेनु काउ सेंचुरी इज द फर्स्ट काउ सेंचुरी ऑफ द कंट्री। कहाँ पे, आपके एमपी में, एमपी करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स 2। तो ठीक है, तो वहाँ काउ सेंचुरी, जैसे आप कोई नील या आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो, वैसे आप काउ सेंचुरी जा सकते हो, वहाँ काउ के प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। तो ये क्या है ना, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, एंड दे डिड इट बाय अ लॉ, बाय योर एक्ट, क्योंकि वो सेंचुरी बनने के लिए लॉ पास किया गया होगा। हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, इसको ना फोर्स करने के लिए इसे नॉन जस्टिसेबल कर दिया गया, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर दोज राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल आर्टिकल 300A एक राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ऐसे बहुत सारी फ्रीडम्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, राइट्स दी गई हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा जुडिशियरी के बारे में, यू कैन नॉट क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट डिस्कस इन लेजिस्लेचर, इट्स अ राइट ऑफ द जुडिशियरी। लेकिन क्या है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसके लिए आप हमेशा आर्टिकल 32 को इवोक नहीं कर सकते। लेकिन आउट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैज बीन कंसीडर्ड फंडामेंटल, that is written in 12 से 35 पार्ट 3, and for that और या उसकी एब्रिजमेंट के लिए आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक्ड, जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम फंडामेंटल पावर इज गिवन फॉर दीज टाइप्स ऑफ राइट। मतलब आप देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स में दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो 12 से 35 के बीच में लिखे हुए हैं या पार्ट 3 का पार्ट है, आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, एंड एनी राइट्स दैट आर नॉट in part 3 are the constitutional right. So you have constitutional rights, you have fundamental rights, you have natural rights, you have other types of rights. तो याद रखिए, एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर होता है। ठीक है, वो ओर और मिनरल वाली जैसी ही कहानी है। समझ आया आप सभी को, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक डाउट और क्लियर करता हूं आपका। जैसे बहुत बार आप लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि यार वो 6 फंडामेंटल राइट है हमारी है। ठीक है, जब आप बोलते फंडामेंटल कितनी है भाई, 6 है। ठीक है, वो राइट टू स्पीच, राइट टू रोम एनीवेयर, राइट टू ये नहीं, वो नहीं होती दोस्त। वो आर्टिकल 19 का 1 ABCDEF है।
मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कभी कभी आपको डाउट ये होगा कि फंडामेंटल राइट कितनी होती है सर, 6 होती है, ठीक है सर। कौन सी? वो आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीच, फिर राइट टू असेंबल, फिर राइट टू एसोसिएशन, 19(1)(a)(b)(c)(d)(e)(f), ठीक है। ऐसा नहीं होता, प्लीज याद रखिएगा। 12 से 35 में कुछ सब डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। जैसे आप यदि फंडामेंटल राइट के चैप्टर खोलोगे या नहीं भी खोलोगे तो ये है आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो बोलता है स्टेट क्या होता है? स्टेट कोई प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, कोई एमसीडी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट वेट भी हो सकती है। मतलब स्टेट, यदि इस पूरे आर्टिकल में जहां स्टेट लिखा रहेगा उसका मतलब हमेशा क्या होता है उसको डिफाइन कर दिया गया। आर्टिकल 12 खत्म फिलहाल के लिए। 13 ये बोलता है कि एनीथिंग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या इसके खिलाफ है तो उसे इनकंसिस्टेंट बाई लॉ कर दिया जा सकता है। तो 12-13 खत्म। यहां 14 से 18 तक जो भी बात की जाएगी, आर्टिकल 14 to 18, एनीथिंग रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू अबाउट द इक्वालिटी फैक्टर। 14, 15, 16, 17, 18 ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटल्स हटा देना, अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल, इक्वालिटी लाया, तुम टचेबल थे मैं अनटचेबल था, ठीक है। तो ये 14 से 18 इज द फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद 19 से 22 तक के आर्टिकल आपको देते हैं फ्रीडम के राइट्स। 19 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, 20, 21 में राइट टू लाइफ इज अ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम लाते हैं। 23, 24 में एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट दिया गया है आपको। फिर 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन के बारे में 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल, ठीक है। कल्चर और एजुकेशनल राइट्स आपको 29, 30 में दिए गए हैं। और लास्ट आर्टिकल 32 दैट इज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों? इन सब राइट को यदि एवरेज किया जाता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज ऑल्सो द राइट, फंडामेंटल राइट। मतलब चाइना में बहुत सारे मान लीजिए आपको फंडामेंटल राइट दिए, लेकिन हाँ ये नहीं दिया, की टू द लॉक नहीं दिया। मैं आपको बोलूं क्लास में कि आप मेरी कंप्लेन कर सकते हो या आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और जब आप डाउट पूछने गए तो मैं आपको डांट के नीचे बैठा दिया। मैंने आपको बोला यू हैव ऑल द राइट टू टॉक टू मी इन द क्लास। फिर जब आप मेरे से पूछने आए तो मैं बोला कि नहीं मैं तो नहीं बताया, और बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, तो आपको देने के बाद भी मैंने नहीं दिया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, कि यदि आपको ये राइट छीने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेना भी एक फंडामेंटल राइट। इफ द सुप्रीम कोर्ट डिनाइज फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको सोल कहा जाता है। आपको सब प्रिविलेजेस दे दी जाए लेकिन आपको उसका क्या बोलते हैं की नहीं दिया जाए तो इट्स नॉट वर्थ इट। प्लीज याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19(1) ABCDFG आप कब याद करते हैं ना, वो सब बेसिकली फ्रीडम राइट्स है। हालांकि पूछे सबसे ज्यादा वही जाते हैं 19(1) ABCD, और भी आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज याद रखिएगा पार्ट 3 में 12 से 35 आपने क्या देखा? फंडामेंटल राइट्स देखे। 12 में स्टेट को डिफाइन, 13 में आपको इनकंसिस्टेंसी लॉ, 14 से लेके 32 तक इस तरह से 6 डिविजन्स क्रिएट किए गए हैं। एनसीईआरटी यदि आपके पास है या लक्ष्मीकांत है तो आप देखिएगा टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो यदि आप यदि एक चीज है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पहले दिन से ही नहीं रहेगा ना तो आप खुश रहेंगे, वरना आपको दिक्कत होगी। ये भी एक्ट अच्छा है, ठीक है, और MHA भी देता है, ठीक है। मैं इसी से कर लेता हूँ, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है। MHA से डाउनलोड कीजिएगा, सबसे अपडेटेड आता है, ठीक है। देखते हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट विभाग, हिंदी उर्दू में नहीं चाहिए, तमिल में नहीं चाहिए, 116 जगह अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश। समझिएगा, देखिए मई 2022 से अपडेटेड है ये, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो, प्रीफेस है आपका, ठीक है। ये कौन लिखता है? ये सेक्रेटरी टू द वो, ये प्रीएम्बल नहीं है, ठीक है। ये एब्रीविएशन है जो यूज होंगे, ठीक है। ये देखिए आपने देखा पार्ट 1 1 से लेके 4 तक, ये रिपील है, ओमिटेड है, ठीक है। फिर आपने सिटीजनशिप देखा, हमारे साथ देखेंगे। अब हम पार्ट 3 में गए तो देखो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, 12 और 13 क्या है? जनरल है। 12 में डेफिनेशन, 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यदि डेरोगेट होते हैं तो वो सब इनकंसिस्टेंट लॉज हो जाएंगे। अब देखो 14 से 18 के बीच में क्या लिखा? राइट टू 3 राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 4, 5 और ये खत्म, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा
जो हम ये पढ़ते हैं ना आर्टिकल 19, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये पूरे आर्टिकल आपको रटने पड़ेंगे, कुछ कुछ है ना, सब के साथ हो जाता है, ऐसे परेशान मत होइएगा। अभी देखिए जो 19(1) ABCDFG है ना, ये अलग से राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा। आप कभी भी बोले ना 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं, तो अक्सर गलती क्या करते हो, इसी को 6 मान लेते हो, ठीक है, ऐसा मत मानिएगा, ठीक है। वो जो आर्टिकल्स 14 to 18 और इस तरह बाइफरकेट किया गया है, दैट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको रटने की एक टेक्निक बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इस वैसे भी इसकी टेक्निक ही जान लो, हालांकि तुम लोग लास्ट वाले भी जान ही गए। इसका तरीका है, जैसे वो याद है पूरे का पूरा याद है, बता। आर्टिकल 19(1) प्रॉपर्टी हटा दी, अब नहीं, अब हटा दी ना, वही हटा के 300A लाया ना। सुनना मेरी बात अच्छी तरह, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसे रट सकते हो। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, इस तरह देखो। सबसे पहले इमेजिन करो एक आदमी पोडियम में आके खड़ा हो गया, वो जब बोलना शुरू करेगा, एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, हैंड मूवमेंट, जेस्चर, वो सब करेगा, तो उससे सुनने के लिए लोग आएंगे। तो यदि राइट टू स्पीच है जो मेरे पास है, आप सब असेंबल होने आओगे, बंदूक लेके तो नहीं आओगे, पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ है। तो पहला मैं बोला, आप सुने, आप और मेरे में एक एसोसिएशन बना, ठीक है, एसोसिएशन। अब जब हम एसोसिएट हो गए तो लोग घूमने चलते हैं देश में, जब हम दोस्त हैं तो लोग चाय पीने जाते हो, फोटो डालते रहते हो, मैं देखता हूँ कभी वो डालते हो, ऐसे ही हुआ ना। आप सब एक प्लेटफॉर्म में आए, एक दूसरे से ओपिनियन लिए, फिर असेंबल हुए, एसोसिएट हुए, ऐसे याद करना है, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं। एक बार यदि आप हर जगह घूम लोगे, तो उसके बाद घूमने के बाद आप कहीं सेटल होना जाओगे, ये जगह अच्छी है, सेटल हो जाता है, और सेटल होने के बाद सबसे पहले वहां पे घर खरीदोगे, प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद क्या करोगे वहां पे, ट्रेड एंड कॉमर्स, टेरिटरी में साइड सेटल, फिर एफ राइट टू प्रॉपर्टी बढ़ चुका है फंडामेंटल राइट से, और लास्ट में आप प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन। अब आपका जीवन में गलत नहीं होगा। कहानी जैसे याद करो, सबसे पहले किसी ने स्पीच या ऐसा एक्सप्रेशन देने की कोशिश की, एक्सप्रेशन मतलब किसी प्रकार का भी जेस्चर। मैं यदि एक चीज बोलो, मैं ऐसे बोलूं, समझते हो तुम लोग क्या है, एक बार किसी इंडियन अंपायर ने लोगों को मीडिया में ये दिखा दिया था। अब जिनको पता है उनको पता, नहीं पता तो ये भी एक जेस्चर है, और इसके बहुत बड़ा केस हुआ था सौरभ गांगली के टाइम पे, यदि आपको याद होगा। द थिंग इज दिस आर सम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, जेस्चर। ये मैं बोला विक्ट्री साइड, ठीक है। तो द थिंग इज मैं कुछ बोला तो लोग असेंबल हुए, हम असेंबल हुए, बात अच्छी लगी तो हम एसोसिएट हो गए हैं, एसोसिएट हो गए तो किस दिन घूमने जाएंगे किस दिन पसंद आएगा तो सेटल होंगे, सेटल होगा तो सबसे आप प्रॉपर्टी घर खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी तो आएगी ना, उसके बाद वी विल प्रोफेस। तो आर्टिकल 19(1) से लेके ABCDFG याद हो गया, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, कोई डाउट पूछ रहे तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ू, मैं पढ़ा दूंगा ना यार। अरे उसमें क्या है ना, सर्टेन लॉजिक्स में पढ़ा दूं पढ़ा दूंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई। मैं क्या है ना, मैं पूरा बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन खोल के रखता हूँ, ठीक है। मैं तो आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा इसमें, सो डोंट वरी। लेकिन क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये देखो 31B में DPSP वाला है, वो वैलिडेशन के वाले हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 31 है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स होते हैं, जो वो होते हैं उसको बचाने के लिए, वो राइट टू फ्रीडम की जो लड़ाई थी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो अलग से बताऊंगा। उससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी, वो पूरा केस बताना पड़ेगा, तो अभी तो यहाँ छोड़ देते हैं, मैं अगले दिन जब रीडिंग स्टार्ट कराऊंगा ना तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। समझ आया आपको? फंडामेंटल राइट के 6 डिमार्केशन प्लीज याद रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, फ्रीडम 1920, एक्सप्लॉइटेशन 23-24, रिलीजन 25-28, एजुकेशनल 29-30 और रेमिडीज 30। यदि आपको ये याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो एनी फंडामेंटल राइट जो किसी प्रकार की कल्चर और एजुकेशन राइट की बात कर रही है। तो इतना तो याद होगा 25-26 के बाद थी, मतलब 25 से पहले वाली एलिमिनेट कर दोगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अरे वो सब जो कॉलेजेस खुले हैं उसका है यार, 29, 30, 21 ये भी तो ऐड हुआ है।
वो राइट टू एजुकेशन, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि वो देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम टू स्टडी है ना, तो वो उसमें आ जाता है, वो फ्रीडम राइट है। तो थोड़ा आपको सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो प्लीज याद रखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टेन राइट एज अ ह्यूमन बीइंग and the enjoyment of such right does not depend upon the will of government or individual। ठीक है, तो कुल मिला के यदि आपको एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, ठीक है, एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, तो यू नीड एज अ ह्यूमन बीइंग सम टाइप्स ऑफ राइट्स, ठीक है, एंड दीज राइट्स हैज बीन इनमरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट। दीज आर वेरी फंडामेंटल। दिस हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट, हम बात कर चुके हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट, ये आप याद रखिएगा। और 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं याद करा दिया, बाकी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 17 में अनटचेबिलिटी मना किया है, किसमें क्या किया गया वो। द फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, से अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप लोग ना थोड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, या सोशल और इकोनॉमिक आपको जो इंपावरमेंट्स दी गई है ना कहीं वो ज्यादा डीपीएसपीज में है। फंडामेंटल राइट इज मोर अबाउट गिविंग यू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, द पावर इन फ्रीडम्स एंड एम्पावरमेंट्स। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा आगे जाके कि डीपीएसपी आर मोर सोशली एंड इकोनॉमिक इन नेचर, वेयर एज फंडामेंटल राइट आर पॉलिटिकल इन नेचर। मैं असेंबल कर सकता हूं लेकिन बंदूक लेके नहीं कर सकता हूं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू मी, ठीक है। तो सोशल जस्टिस में जो बहुत सारी जस्टिसेस दी गई हैं, उसमें जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट का आइडिया फंडामेंटल राइट में इनबिल्ट है। समझ आया आपको, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, अंडरलाइन कर लेना। फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव कॉनोटेशन, लेजिस्लेचर को ऐसे लॉ बनाने के लिए और एग्जीक्यूटिव की टायरनी रोकने के लिए, ऑथोरिटेरियन रूल रोकने के लिए लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है। Whereas DPSP are positive connotation, they tell government to do this rightful thing। DPSP जब आप पढ़ोगे तो बताया जाएगा गवर्नमेंट को क्या करना है, ठीक है, पॉजिटिव कनोटेशन। आपको यहां हमेशा लिमिट किया जाएगा, गवर्नमेंट कैन नॉट डू, गवर्नमेंट कैन नॉट डू, हर सिटीजन को ये मिलना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है फंडामेंटल राइट में कहीं ना कहीं इनबिल्ट, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। दूसरा, इट्स नेगेटिव कॉनोटेशन, इट ऑलवेज लिमिट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पावर है लॉज बनाना, लेकिन वो आर्बिट्रेरी ना हो, इन कंटेंशन। जो आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा, यही तो है, आर्बिट्रेरी कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, क्या है फंडामेंटल्स वो नहीं देख रहे हो, और एग्जीक्यूटिव किसी प्रकार की टायरनी ना क्रिएट कर सके, ऑथोरिटेरियन रूल ना ला सके। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हो। यहां तक क्लियर है, ठीक है। हम फीचर समझ लेंगे, बहुत सारा एफआर तैयार हो जाएगा। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, जस्टिसेबल मतलब यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर टेकिंग बैक योर फंडामेंटल राइट्स इफ एब्रिज्ड, ठीक है। तो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, इफ वायलेटेड कोर्ट विल हेल्प यू टू इन्फोर्स देम, ठीक है। द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड मतलब जिसके साथ वो हुआ है, फंडामेंटल राइट जिसकी एब्रिज की गई है, can directly go to the Supreme Court which can issue writ, ठीक है। writ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं आर्टिकल 32 में, जैसे हेबियस कॉर्पस। अभी के लिए इतना याद रखिए, हेबियस कॉर्पस मतलब यदि किसी को डिटेन किया गया है तो ब्रिंग डेड बॉडी, ठीक है। दूसरा मैंडमस, मैंडमस को ऐसे याद कर लीजिए, मैडम ने कहा है, मैडम ने कहा है टू गिव कमांड। यदि मैं कोई काम कर रहा हूं पब्लिक पोस्ट में और मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस काम को नहीं कर रहा हूं, तो तुम जाके बोल सकते हो कि ये इसकी जिम्मेदारी ये कर नहीं रहा, इसको एक फैमिन रिलीफ बांटना था या इसको कुछ काम करना था। तो यदि कोर्ट मेरे को कमांड करेगा, आई कमांड यू टू डू योर ड्यूटीज, तो इसको कहते हैं मैंडमस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट मैंडमस कहलाती है। मैंडमस, मैडम ने कहा है, मैडम कमांड देती है हमेशा, जी मैडम जी, ठीक है। प्रोहिबिशन, सर्चुरी, ये कोर्ट के लिए कुछ रिट्स है, ठीक है। प्रोहिबिशन, सर्चुरी बेसिकली एक केस को रोकते हैं। मान लो एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट का लेवल का है और उसको हाई कोर्ट लड़ रहा है या एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो कभी ना कभी क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। जैसे मैं एक कोर्ट का पावर रखता हूं उससे 7 साल तक की सजा का,
लेकिन वो जो कोर्ट में सुन रहा हूँ, जो मैं जजमेंट सुन रहा हूँ बेसिकली, वो 14 साल की जेल के लिए है। तो आई कैन बी प्रोहिबिटेड और सर्चुरी दी जा सकती है दोनों केसेस में। एक जगह केस चल रहा है और एक जगह केस के वर्डिक्ट आ चुका है, दोनों में बहुत अंतर है। एक जगह केस सुनने के लिए मना कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और एक जगह मैं वर्डिक्ट दे चुका हूं तो उसको स्क्वैश किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और उसको री लिसन किया जाएगा। समझ गए? तो ये दो वर्डिक्ट, तो हैबियस कॉर्पस डिटेंशन के लिए, मैंडमस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मैडम ने बोला है, प्रोहिबिशन सर्चुरी एक कोर्ट के लिए जो एक्स्ट्रा जुडिशियस हो रहा है। ठीक है। क्यू वारंटो, क्या वारंट से बैठे हो पब्लिक पोस्ट में, हम बात कर चुके हैं किस वारंट से बैठे हो पब्लिक पोस्ट में, तो क्यू वारंटो इसका है, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। तो आर्टिकल 32 आपको कुछ रिट्स देता है जो एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। यही बात की थी हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में नहीं है ऐसा, फंडामेंटल राइट में इसको फंडामेंटल मान के सीधे सुप्रीम अथॉरिटी के पास यू कैन गो एंड टेक द रेमेडीज। समझ आया आप सभी को? ठीक है। However, the fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restriction. अंडरलाइन करके 3-4 बार स्टार लगा लीजिए इसको। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी ना किसी सब्जेक्टिविटी या रीजनल रेस्ट्रिक्शन के लिए। आप असेंबल हो सकते हो, असेंबल का होना मतलब ये नहीं है कि बंदूक लेके असेंबल हो जाओ। आपको राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खालिस्तान के ऊपर गाना बनाओ। ठीक है, ये आप देश को तोड़ने के लिए कुछ करो। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलग बात है। ठीक है, ये नहीं कि पार्लियामेंट में जाके आप गाली गलौज करना शुरू कर दो। मॉरल डिसेंसी होनी चाहिए। तो कोई भी फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। राइट टू असेंबल मतलब एब्सोल्युटली आप कैसे भी असेंबल कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट टू सम रीजनल रेस्ट्रिक्शन जो आगे आप देखोगे, डिसेंसी, लॉ एंड ऑर्डर सब। लेकिन एक फंडामेंटल राइट बताइए जो एब्सोल्यूट इन नेचर है। राइट टू लाइफ मतलब तुम सिगरेट पी रहे हो, कि सिगरेट पीने का मन है और बगल वाला मरता रहे, लेकिन सामने वाले की राइट टू लाइफ का क्या होगा? पब्लिक किसिंग क्यों अलाउ नहीं, पब्लिक किसिंग क्यों अलाउ नहीं की जाती? मॉरल डिसेंसी के खिलाफ है। तुम्हारी राइट टू लाइफ है, वन केस एनीवन, लेकिन व्हाट अबाउट द मॉरल डिसेंसी? नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट अगेन, अनटचेबिलिटी किसी प्रकार का भी एब्सोल्यूट है, किसी प्रकार का भी उसमें नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको देखूं 17, हाँ लेकिन नहीं होता, वो बात आपकी सही है। तो आपको पता है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है ही। देखना, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे आप समझ पाओगे पूरा केस। ठीक है, देखो, सब राइट इज स्पीच एक्सप्रेशन, ये जो हमने बात की। ठीक है, नथिंग इन द सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1। क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए क्या है? स्पीच एक्सप्रेशन। कमिंग बैक, ठीक है, shall affect the operation of existing law, prevent the state from making any law insofar as such law imposes restriction, reasonable restriction on the exercise, जो किसके हो? sovereignty integrity of India के खिलाफ हो, security of India के खिलाफ हो, किसी foreign state of friendly relation। तो कुछ लिख दिया अमेरिका के साथ, इंडिया अमेरिका के बारे में, उससे इंडिया अमेरिका रिलेशन खराब हो रहा है, तो ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हो तुम। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन। यहां भी देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां भी दिए हैं, यहां भी दिए हैं, हर क्लॉजेस के लिए दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब जाते हैं आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट, एनी डिसेबिलिटी किसी प्रकार की, मेंटल, फिजिकल, कोई भी डिसेबिलिटी, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल एज पर द लॉ, जो लॉ बना होगा। SC एक्ट बना है, अनटचेबिलिटी लॉ बना है 1955 का। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी वाला, ये वाला, इट इज टोटली एब्सोल्यूट इन नेचर। अब देखो आर्टिकल 20। ठीक है, आपको और बताता हूं, देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, जो पहले हो चुके हैं, पर्टिकुलर रिलीजन, बिलोंगिंग, पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, हर जगह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन 17 आर्टिकल टोटल एब्सोल्यूट इन नेचर आपको समझ में आएगा। तो प्लीज याद रखिएगा। हाँ, एक सेकंड, The fundamental rights are not absolute, there are reasonable restrictions, but इस तरह के बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि कौन सा वो एक्ट है जो एब्सोल्यूट इन नेचर है। ठीक है, कौन सा सिटीजन के लिए है, कौन सा फॉरेन सिटीजन के लिए भी है, तो ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ बता दो। पब्लिक बस है, भिखारी वहां पे घुस गया, वहां पे तो उसने फिर कहते हैं टचेबिलिटी वहां पे तो होती है।
हाँ, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाए और उन सब आदमी पे केस लगेगा, 100% लगेगा। लेकिन बात हुआ है ना, हाँ 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 हाँ, देखो 100% होते हैं, मैं मानता हूं। लॉ इज एक्चुअली गिविंग यू द पाथ टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। दिक्कत है आप जाते नहीं हो ना। इफ यू गो टू सुप्रीम कोर्ट दे विल हेल्प। जो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो सब चीज दिए गए, लेकिन दिक्कत ये अवेयरनेस, ठीक है, प्लस अदर प्रकार ऑफ करप्शन एक्टिविटीज जिसके कारण आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है टुवर्ड जुडिशरी टू, ठीक है। तो चीजें हैं, होना और उसका यूज करना बहुत अलग चीज है। आप लोग को आज पता चल गया कि चलो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज एबॉलिश्ड, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है ना। गांव में आज भी लगता है 50 साल के बुढ़े SC/ST लेबर को या से सबको कि ब्राह्मण्स के पैच होने चाहिए, चाहे वो 12 साल का लड़का हो। स्टिल प्रैक्टिस इन द MP के विलेजेस, आई हैव सीन दैट। तो द थिंग इज, या तो देखो इतनी ज्यादा टायरेनी क्रिएट की गई है, अनअवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। कम से कम लॉ के बारे में आइडिया तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्कूल में पढ़ाने चाहिए कायदे से। तो आप बस को बस डेमोक्रेसी पढ़ा देते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन पढ़ा देते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अवेयरनेस क्रिएशन। हाँ, क्योंकि आप क्या है, अकाउंटेबिलिटी सीख करोगे। यदि आप एक लर्नड मैन हो और आप एक कलेक्टर के सामने जाके 4 आर्टिकल बता दिए, तो एक बार वो भी बैठाएगा, पानी पियो चाय पियो, और ऐसे हल्ला लेके जाओगे तो वो अपनी पावर यूज करेगा। अब द मोर लर्नड यू आर और द मोर द अथॉरिटी विल लिसन टू यू। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसलिए द बेस्ट पार्ट ऑफ UPSC प्रिपरेशन और MPPSC प्रिपरेशन इज कि आपका निकले ना निकले, निकलना जरूरी है, लेकिन यू बिकम अ इन्फॉर्म्ड मैन सिटीजन। अब दिक्कत क्या है ना, उसमें सोसाइटी में क्या है ना, आपको इज्जत नहीं मिलती इतना इन्फॉर्म्ड होने का। अरे ज्यादा पकड़ के निकाल दी एग्जाम, हो गया। तो ये चीजें हैं, लेकिन ठीक है, टाइम विल चेंज, ठीक है, नो डाउट। आज की डेट में सोशल मीडिया का यदि सही यूज किया जाए तो देयर आर सम पेजेस, क्या हुआ, देयर आर, ज्यादा टाइम हो गया, देयर आर सम पेजेस, ठीक है, दैट इज गिविंग यू अबाउट, टेलिंग यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। क्या है मतलब इतने किसको लगता है जब भी छोड़ रहे हैं। ठीक है भैया, कमिंग बैक। चल नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल मतलब रीजनेबल होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं कि तुम लॉ बना दिए। यदि अनरीजनेबल होगा तो नल एंड वॉइड। द वर्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन टेकन केयर हियर। फर्दर दे आर सैक्रोसेंट, ठीक है, एंड कैन बी कर्टेल। सैक्रोसेंट मतलब सर्वव्यापी, हर जगह, है ना। दे आर सैक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मतलब ये एक और चीज बोला गया, फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसेंट, भगवान नहीं है, ठीक है, उसको कभी भी कर्टेल किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन फंडामेंटल राइट आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू कैन एक्ट, तुम हटा सकते हो, लेकिन देयर आर चांसेस कि उसे वापस रिस्टोर किया जाए। अब राइट टू प्रॉपर्टी लेकिन रिस्टोर नहीं किया गया, उसको फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले गए, क्यों? हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत, उसमें एक चीज क्या थी ना, नहीं, उसको बेसिकली क्या है ना, इकोनॉमिक जो चीजें हो रही थी, 5 ईयर प्लानिंग, उसमें वो बीच में आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो बात क्या है ना, कहीं DPSP भी जरूरी है। तो यू हैव टू हैव क्रिएट अ फाइन बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड द DPSP2। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कहां से लिया है आपने ये? They can also be suspended. The fundamental right can be suspended to the operation of the national emergency. Weimar Republic, Germany, ठीक है, except the 2 rights given in Article 20 and 21. ये मैं आपको पहले बता चुका था। हर फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड की जा सकती हैं, ये हमने बोरो किया है कंसेप्ट, लेकिन 20 और 21 आर्टिकल नहीं किया जा सकता। पहले वो भी हो जाती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था मिसयूज का। तो आज की डेट में 20 और 21 आर्टिकल देखा जाए तो सैक्रोसेंट मान सकते हो, नेशनल इमरजेंसी में भी वो है, ठीक है। बाकी आपसे राइट टू असेंबल, राइट टू, वो सब खत्म कर सकते हैं। वो तो कर्फ्यू में भी खत्म कर देते हैं, 4 लोग से ज्यादा, 3 लोग से ज्यादा, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी तो नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। हाँ,
नेशनल इमरजेंसी में ऐसा होता है कि एक चीज होती है आपकी एक्सटर्नल वॉर, ठीक है, या इन द वर्ज ऑफ द वॉर, या तो आर्म्ड रिबेलियन। तुम जो पूछ रहे हो वो ये है कि यदि आर्म्ड रिबेलियन होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नेशनल इमरजेंसी में अलग से देना पड़ेगा। वो हाँ, वो फंडा है, वो 353 354 में लिखा हुआ है सब। नहीं 20 कुछ कुछ नहीं, 2021 नहीं होता, इन केस नहीं होता, केस बाय केस यदि कर सकते हैं। पूरा जगह गवर्नर को इफेक्ट नहीं करता डायरेक्टली, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को करता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ किसको हो जाता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि पहले तो गवर्नर वर्क्स अंडर द सीओएम प्रिसाइडेड बाय द सीएम, प्रेसिडेंट सीओएम प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब जब सीओएम चला गया, ठीक है, तो एक इंटरिम सीओएम रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप डायरेक्टली किसके अंडर आ जाते हो, पार्लियामेंट पीएम के अंदर आ जाते हो, वो एक चीज होती है। हाँ बोला ना मैंने, लेकिन प्रेसिडेंट वर्क अंडर द सीओएम असिस्टेड बाय द पीएम। तो अल्टीमेटली देखा जाए रियली, ठीक है, इन स्पिरिट, इन लेटर जो भी बोल रहे हैं, इन स्पिरिट तो पीएम ही कहना है। It is thus a basic affirmation of the Constitution that the political system that is established should provide condition favorable for the maximum development of the individual personality। इस लाइन को पढ़ लीजिए, आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स है ये प्रोवाइड करती हैं कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इतना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया करना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग जैसा क्रिएट कर सके, ठीक है। अ बेसिक एफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द पॉलिटिकल सिस्टम that is established by the constitution should provide conditions that are very favorable for the maximum development of the individual personality। if you will not give me the fundamental right of express, मैं अपने एरिना में अपने आप को डेवलप नहीं कर पाऊंगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर होता है दोस्त। आपने बचपन में मम्मी पापा से सुना होगा, खासकर लड़के सुनते हैं क्या, यार ये तो बस साइज और एज में बड़ा है, लेकिन हमारी बेटी ज्यादा समझदार है, छोटी होने के बाद भी। तो ग्रोथ टेल्स यू अबाउट द फिजिकल पैरामीटर, जीडीपी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आपका मार्केट बढ़ रहा है, XYZ, लेकिन डेवलपमेंट इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ग्रोथ से आया हुआ पैसा डेवलपमेंट क्रिएट करना चाहिए, जस्टिस क्रिएट करना चाहिए, इक्विटी क्रिएट करना चाहिए, क्या वो हो रहा है? तो ये दो अलग कहानियां हैं, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज ग्रोथ, इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक जस्ट पार्ट है इकोनॉमिक, दैट इज ग्रोथ। मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, दैट इज माई फिजिकल ग्रोथ, लेकिन मेरे को दुनिया भर की बीमारियां हैं, मेरे को तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की, मेरे को तमीज नहीं है सफाई की, ठीक है, मेरे को तमीज नहीं है स्टूडेंट को कैसे कंडक्ट करना है, दैट इज कम्स अंडर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माई नेचर। तो याद रखिएगा, फिजिकल एंटिटी के लिए ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट एक कंप्रहेंसिव ग्रोथ इज डेवलपमेंट। समझ आया? तो यही डिफरेंस होता है। तो द फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी टू डेवलप, इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप कभी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड, और रेस्ट्रिक्टेड माइंड हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होता है। एक हाथी है, उसको बांधे हुए बचपन से, और उसका खोल भी दोगे ना तो उसको लगेगा वो बंधा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो प्लीज याद रखिए, the framers of the constitution were conscious of the fact that in the absence of the enjoyment of above mentioned rights, such development of the personality was impossible and democracy would sound an empty word। एक खाली आवाज होगी, असली में डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड इफ यू आर नॉट गिवन अ फंडामेंटल राइट, बट यस विद अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। डजंट मीन कि आप देश की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी पे क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो देयर आर सम रीजनल रेस्ट्रिक्शंस, बट यस फॉर द पर्सनैलिटी एंड द डेमोक्रेसी को एक प्रिंसिपल क्रिएट करने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए वापस आते हैं, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट्स सिग्निफिकेंसेस, और उसका एक बेसिक आइडिया आपको हो चुका है, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर भी है। अब अगला है DPSP, डायरेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी। यदि मैं एक स्टेट पॉलिसी बना रहा हूं, स्टेट मतलब कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट हूं, आइदर एग्जीक्यूटिव आइदर लेजिस्लेटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्ट्स भी क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के ही थ्रू, ठीक है। एक आइडिया एग्जीक्यूटिव लाता है आप लोग जैसे, और उसको लॉ बनाने के लिए आपको बिल पास करना पड़ता है। तो व्हाट मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टिव्स, क्या डायरेक्शंस फ्रेमर्स देके गए हैं और क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या इंटेंशंस होने चाहिए, सोशलिस्टिक नेचर, गांधीयन इन नेचर,
एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, साइंटिफिक इन नेचर। आगे जाके समझने के लिए आपको लिबरल और इंटेलेक्चुअल को साइंटिफिक इन नेचर कहना पड़ेगा, ठीक है, इजिली समझने के लिए। गांधीयन प्रिंसिपल, जो भी गांधीयन आइडियोलॉजी आप पढ़े, स्वराज होना, ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी गाय की प्रोटेक्शन, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा गांधीयन फिलोसफी। अच्छा, ये गांधीयन डीपीएसपी है, डायरेक्शन बाय द गांधीयन आइडियोलॉजी। सोशलिस्टिक, कहीं ना कहीं सोशलिज्म फैलाने वाला, सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट करने वाला, इक्वालिटी क्रिएट करने वाला। तो इस तरह से हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को बांट के रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, 4। तो फंडामेंटल राइट इस पार्ट 3, 12 से 35। उसके बाद नया चैप्टर आता है डीपीएसपी पार्ट 4। उसके बाद आता है पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आता है यूनियन, ठीक। चलिए, पहली बात, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फंडामेंटल राइट, अमेरिका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोवेल फीचर मतलब इट इज अ नोबल थिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एंड द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कुछ डायरेक्शंस या कुछ प्रिंसिपल्स आपको दे के जा रहे हैं, जिसके इंटेंशन के थ्रू, जिसके एम्स एंड एस्पिरेशन के थ्रू आप आगे जाके स्टेट पॉलिसीज को उसी तरह बनाइएगा, ठीक है। ऐसा यदि नहीं होता तो ऐसा कह सकते हैं कि एक नोवेल फीचर जो हमको बार बार याद दिलाए कि व्हाई दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई दिस 200 ईयर ऑफ दिस स्ट्रगल वाज डन। ये 200 साल की स्ट्रगल जो हमारे फ्रेमर्स और जो लीडर्स थे उनके लिए क्यों की गई थी, टू क्रिएट जस्टिस, टू क्रिएट एसोसिएशन विद द गवर्नेंस, ठीक है। ये फीचर के लिए 200 साल लड़े, फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक नोवेल फीचर क्रिएट करके गए हैं, जहां पे दे आर गिविंग डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल फॉर द अपकमिंग जनरेशन, कि आपकी स्टेट पॉलिसीज इस पे बेस्ड होनी चाहिए। समझ आया आप सभी को, ठीक है। दे आर इनमरेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 36 से 51 तक जाता है, ठीक है। 12 से 35, 35 का 36 से लेके 51, और 51 कैपिटल ए फंडामेंटल ड्यूटीज को इनलिस्ट करता है। इतना आपको धीरे धीरे अब याद हो जाना चाहिए। कैसे क्लासिफाई कर सकते हो इन पूरी डीपीएसपीज को, कुछ चीज पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि दिस फीचर आर सोशलिस्ट इन नेचर, ठीक है, कुछ लगेगा दीज आर द, हाँ सर,